मेरे से काम लेना होगा और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। भूखे को अगर थाली की गर्म खिचड़ी खानी हो तो बीच में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे हाथ तो जलता ही है, मुंह भी जलेगा और पेट में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए चंद्रगुप्त, खिचड़ी को किनारे से खाते हुए बीच की ओर बढ़ो। इस तरह बिना खुद को आहत किए तुम आखिरी दाने तक को खा सकते हो। ठीक उसी प्रकार तुम्हें नंद के राज्य पर विजय प्राप्त करनी है। मेरे बताए मार्ग पर चलो। वो समय दूर नहीं जब सत्ता का केंद्र तुम्हारे हाथों में होगा, तुम अधिपति बनोगे। चंद्रगुप्त ने कौशल्य के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई। लक्ष्य था केंद्र पर अधिकार जमाना। गंगा किनारे का प्रदेश चंद्रगुप्त की मुट्ठी में आ गया। इसी बीच सिकंदर भारत से वापस लौट गया। सिकंदर के चले जाने से जो खालीपन पैदा हुआ, चंद्रगुप्त ने उसका भरपूर फायदा उठाया। चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता चला। इन प्रदेशों को तेजी से अपने कब्जे में करता सिंधु नदी तक जा पहुंचा। उसकी नजर सिंधु पार के इलाकों पर थी, लेकिन वहां शासन था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त रुक गए। उनकी नजर मध्य भारत पर पड़ी। उसने नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सिंधु पार के इलाकों को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत अभी भी दिल में कसमसा रही थी। साल था ईसा पूर्व 305 का। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से जा भिड़ा। लंबी चली लड़ाई में जीत चंद्रगुप्त के नाम हुई और उसने सेल्यूकस को हरा सिंधु के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया। बंगाल से लेकर हिंदू कुश और हिमालय से लेकर नर्मदा तक के प्रदेश चंद्रगुप्त की छत्र छाया में आ गए। एक नए युग, नई व्यवस्था ने बीज से पौधे का रूप ले लिया। राज्य साम्राज्य में बदल गए और जन्म हुआ दुर्जय मौर्य साम्राज्य का। ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन गए। अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप जैन मुनियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए तथा जैन रीति के अनुसार अनाहार द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने विशाल मौर्य साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का सपना बिंदुसार का सपना बना। उसने दक्षिण पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण में मैसूर तक कर दिया। उसने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच के समस्त प्रदेशों को जीतकर मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। भारत के विशाल भूभाग पर मौर्य के रथ की विजय पताका लहराते दौड़ने लगी। लगभग सारा उपमहाद्वीप मौर्यों के कब्जे में आ गया। सिर्फ एक क्षेत्र था जो अब भी उनकी पहुंच से बाहर था। वो था पूर्वी तट कलिंग। कलिंग आजाद अविजित था। उसने विजयी मौर्य रथों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया था। कलिंग की सीमा पर अब भी कलिंग का ही ध्वज लहरा रहा था। बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक थी धर्मा। उसी के गर्भ से जन्म लिया बालक अशोक ने। अशोक के जन्म और उसके पराक्रम की भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। भविष्य
अशोक की राह देख रहा था। अपने कई भाइयों में छोटा अशोक मेधावी था। गुरुओं की बताई बातों को फौरन समझ लेता। शस्त्र चलाने का खेल उसे खूब भाता था। दुश्मन के वार से किस तरह बचना है, शत्रु को कैसे अपनी तलवार के नोक के नीचे लाना है, ये कला उसने बचपन में ही सीख ली थी। शस्त्र कला के अभ्यास में वो अक्सर अपने बड़े भाई सुसीम को परास्त कर देता था। वाह, अद्भुत। अशोक मेरे पुत्र, तुम्हारा भाई सुसिम तुमसे ज्येष्ठ है, उम्र में तुमसे बड़े हैं, लेकिन शस्त्र चलाने को तुम्हारी अद्भुत क्षमता और पराक्रम के आगे तुमसे छोटे हो जाते हैं। तुम दोनों मुझे प्रिय हो पुत्र। तुम पितामह चंद्रगुप्त के पौत्र हो, मौर्य साम्राज्य के भावी संरक्षक। तुम्हारी देखरेख में मौर्य वंश और साम्राज्य वैसे ही सुरक्षित रहेगा जैसे मां की गोद में और पिता की छाया में शिशु। पुत्र अशोक, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे कंधे पर साम्राज्य के एक हिस्से की देखरेख का भार सौंप थोड़ा निश्चिंत हो सकूं। राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ करो पुत्र। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को राजकाज के कामों में लगाया। उसकी प्रतिभा पर गहरा भरोसा दिखाया। पिता का ये अगाध प्रेम और अशोक के प्रति बढ़ते अनुराग से सुसिम व्याकुल हो उठा। अपने पिता की संतानों में मैं ज्येष्ठ हूँ। राज की जो बागडोर मेरे कंधे पे होनी चाहिए वो अशोक के कंधे पे डाली जा रही है। पिता का अशोक के प्रति यह अनुराग मन शंकित होता है। सुसिम बेचैन था और अशोक लगन धैर्य के साथ प्रांतों को नियंत्रित करने के कार्य में लग गया। अपने साहस, बुद्धि और नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता ने अशोक की लोकप्रियता में चार चांद लगाना शुरू कर दिया। अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ बिंदुसार का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुसिम का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक उसे प्रतिद्वंदी की तरह नजर आने लगा। सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था। फौजी गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक प्रांत के अंदर कई सैन्य दल बन गए थे। उनकी आपस की खींचतान और असंतोष से तक्षशिला खतरे में था। सुसिम के लिए यही अवसर था जब वो अशोक को पिता बिंदुसार की नजरों से दूर कर सकता था। सुसिम ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। तक्षशिला में बढ़ती अशांति और असंतोष ने मौर्य साम्राज्य को संकट में डाल दिया है। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई है। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे हैं। यदि इसे शीघ्र रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की रक्षा करनी है तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करना ही होगा। हम भाइयों में सिर्फ अशोक ही ऐसा है जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अशोक को यथाशीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करने का आदेश दें। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में हो रहे उपद्रव और बढ़ रही अशांति को शांत करने के लिए तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया। अशोक अपने बड़े भाई सुसिम की योजना से अनजान अपने दल बल के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ चला। अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला, आज के सिंध प्रदेश तक की लंबी यात्रा तय की। अशोक की व्यवहार कुशलता, उसकी बहादुरी और राज चलाने की उसकी नीति से तक्षशिलावासी पहले से ही परिचित थे। अशोक के तक्षशिला आगमन को वहां के लोगों ने बड़े उत्साह और खुले हृदय से लिया। अशोक का जबरदस्त स्वागत किया गया।
तक्षशिला की धरती पर न घोड़े दौड़ाए गए, न तलवार चली, न ही लहू बहा। अशोक के आगमन और उसकी व्यवहार कुशल राजनीति ने आपसी उपद्रव मनमुटाव को बिना किसी युद्ध के शांत कर दिया। तक्षशिला की सफलता की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो सम्राट बिंदुसार का सर और गर्व से भर उठा। अशोक के प्रति स्नेह, अनुराग और आस्था महाराजा बिंदुसार के हृदय में बस गई। यही सुसिम के लिए चिंता की बात थी। सुसिम को उसकी अपनी सत्ता हिलती नजर आई। अशोक को अपने रास्ते से हटाना सुसिम का एकमात्र लक्ष्य बन गया। सुसिम ने अशोक के खिलाफ महाराज के कान भरना शुरू किए। महाराज बिंदुसार को अशोक के विरुद्ध करने के लिए जितने प्रयोजन हो सकते थे सब किए। सुसिम युवराज था, मौर्य साम्राज्य का भावी शासक। उसका इस प्रकार सोचना बिंदुसार को चिंतित किए जा रहा था। सुसिम की बातों में भविष्य के खतरे की गंध आ रही थी। बिंदुसार ने अशोक को अपने से दूर भेज दिया। अशोक को देश निकाला मिल गया। क्रोध और घृणा से भरा अशोक अपने भाई सुसिम की योजना को भली भांति समझ चुका था। अपने हृदय में धधकती ज्वाला को दबाए अशोक मौर्य साम्राज्य से बाहर निकल गया। मौर्य साम्राज्य के महाराज जो मेरे पिताजी हैं, उनका संदेश आया है। पिता मुझे वापस लौट आने को कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत उज्जैन में भयंकर विद्रोह जो छिड़ा है, मेरे अपने ही भाई ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे, मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने देश निकाला का आदेश सुनाते एक पल की भी देर नहीं की। यह कैसा संबंध है? क्या यह निमंत्रण सिर्फ इसलिए है कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस नहीं? फिर तो युवराज सुसिम को कोई अधिकार नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करें। जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को न समझता हो, उसे राज करने का अधिकार ही नहीं। एक बार फिर मेरा हृदय क्रोध और ग्लानि से भर आया है। मैं जाऊंगा, उज्जैन अवश्य जाऊंगा। मौर्य साम्राज्य को मेरी जरूरत है। अशोक की जोरदार वापसी हुई। अपनी पूरी ताकत, हौसले और सैन्य बल के साथ उज्जैन के विद्रोह को कुचलने अशोक निकल पड़ा। उज्जैन में घमासान मचा। अशोक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। विद्रोह को बुरी तरह रौंद दिया गया। विद्रोही मारे गए। मौर्य साम्राज्य की हिलती नींव और गहरे धंसती चली गई। जैनी के इस संग्राम में अशोक को चोट आई। घायल अशोक के उपचार में वैद्य लगा दिए गए। इन्हीं में एक थी बौद्ध सन्यासिनी देवी। दिन रात अशोक की देखभाल में लगी थी। देवी के संपर्क ने अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। अशोक उज्जैनी के प्रशासन में लगे थे। उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्युशैया पर पड़े संघर्ष कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों संघर्षरत थे। दोनों ओर संघर्ष था। संघर्ष था जीवन का। अशोक उज्जैनी के संघर्ष के विजयी योद्धा थे, लेकिन पिता बिंदुसार मृत्यु से अपने जीवन का संघर्ष करते हार गए। मृत्यु ने जीवन पर विजय प्राप्त की। पिता से दूर पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे। मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। पिता नहीं रहे, मुझे पाटलिपुत्र लौट जाना होगा। पितामह चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के विशाल मौर्य साम्राज्य के भविष्य पर पुनः अनिश्चय के बादल मंडराने लगे हैं।
मौर्य साम्राज्य का शासन अपने ज्येष्ठ भाई सुशील के कमजोर हाथों में चला जाने दो। राजकाज से दूर मैं चला जाऊं घने अंधियारे जंगल में। सुशील के हाथों में मैं मौर्य साम्राज्य के विनाश को देख रहा हूं। काल, तूने मुझे पुनः मझधार में ला खड़ा किया है। मेरा जीवन संघर्ष और उठापटक का चक्र बनकर रह गया है। इससे मुक्ति नहीं। अशोक को साम्राज्य के भविष्य की चिंता थी। कई तरह के प्रश्नों ने घेरा था। वे उसमें उलझते चले जा रहे थे। तभी राधा गुप्त के नेतृत्व में अशोक को चाहने वाले मंत्रियों की एक मंडली आई। राधा गुप्त अशोक को भावी सम्राट के रूप में देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य का भविष्य तभी सुरक्षित था जब उसकी बागडोर अशोक जैसे कुशल प्रशासक के हाथ में हो। यदि संघर्ष ही मेरी नियति है तो मैं लड़ूंगा। पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की परिभाषा की रक्षा के लिए लड़ूंगा। यह संग्राम महान मौर्य साम्राज्य के गौरव की रक्षा का संग्राम है। जो भी इसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। मौर्य गौरव की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसकी राह में मेरे भाई, मेरे संबंधी जो भी आते हैं आने दो। अपने हथियार उठाओ, खोलो घोड़े, जो भी सामने आता है खत्म कर दो उसे। बहने दो खून की नदियां। चलो पाटलिपुत्र की ओर। खून बहे, जो भी सामने आया मारा गया। अशोक ने साम्राज्य की खातिर अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया। सुशील मारा गया। मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली मुकुट अशोक ने अपने माथे पर धारण किया। जीवन संघर्ष ने अशोक के मोम जैसे हृदय को पत्थर सा बना दिया था। इस हृदय में दया नहीं थी। करुणा का कतरा कतरा सूख चुका था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के साथ ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी। युद्धों का ये सिलसिला लंबा चला, लेकिन एक प्रदेश अभी भी था जो अशोक की पहुंच से दूर था। वो प्रदेश था कलिंग प्रदेश। कलिंग अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। कलिंग नरेश राजा अनंत चंद्रभान की जय। कलिंग नरेश राजा अनंत चंद्रभान की जय। कलिंग आजाद था, पराधीनता उसे स्वीकार न थी। उत्तर भारत के समस्त राज्य अशोक के कब्जे में आ गए थे। पूरब में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनी जाती थी। 5 करोड़ से अधिक आबादी का सम्राट अशोक दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। विजय जिसके माथे पर लिखी थी, जो अविजित था, अजय सिर्फ कलिंग का प्रदेश था जो उसके विजेता होने को चुनौती दे रहा था। कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। मौर्य साम्राज्य को अभेद्य बनाना है तो समुद्री मार्ग को अपने कब्जे में करना होगा। सामुद्रिक मार्ग भविष्य में आफत डाल सकता है। कलिंग, हाँ, कलिंग को कब्जे में करना होगा। कलिंग विजय भूमार्ग और जलमार्ग दोनों पर विजय लेकर आएगी। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अशोक के अश्वारोहियों और पैदल सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। जबरदस्त किलेबंदी की गई। देश के बाकी हिस्सों से कलिंग का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि कलिंग जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन कलिंगवासी स्वाभिमानी थे। स्वतंत्र